आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन फ्रॉम बुक्स में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 9 मैथ का चैप्टर 2 जो कि है पोलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। तो इसमें हम लोग जो है कुछ इतने टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स यानी कि ये सब क्या होता है। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखेंगे। फिर पोलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे। फिर देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। फिर डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है वो जानेंगे। फिर टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स देखेंगे। फिर देखेंगे कांस्टेंट एंड जीरो पोलिनोमियल क्या होता है। फिर वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल ये सब। फिर जीरो ऑफ पोलिनोमियल। फिर रिमाइंडर थ्योरम और उसके बाद फैक्टर थ्योरम। उसके बाद फैक्टर थ्योरम की सहायता से ही फैक्टराइजेशन करने के लिए भी देखेंगे। और फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो चलिए अब इन सब टॉपिक्स को डिटेल में समझते हैं और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेरिएबल और कॉन्स्टेंट जो है वो क्या होते हैं यानी कि चर और अचर। तो ये सब क्या होता है इसे समझते हैं। तो वेरिएबल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं चर और कॉन्स्टेंट को क्या बोलते हैं अचर। अब सबसे पहले देखिए कॉन्स्टेंट्स यानी कि अचर। अचर वो सब वैल्यू होता है जिसका मान जो है वो फिक्स होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो। यानी कि जैसे 2 है तो 2 जो है वो कहीं भी लिख दे तो वो 2 ही रहेगा। वो 2 जो है वो 3 नहीं बन जाएगा। इस तरह से पाई का वैल्यू भी फिक्स है कि वो पाई जो है वो हमेशा हर जगह उसका मान 3.14 और आगे बढ़ते जाएगा, इस तरह का मान ही रहेगा। और इसी तरह से 1/2 है तो ये सब मान जो है वो फिक्स है, तो इसी को कॉन्स्टेंट्स कहा जाता है यानी अचर। फिर आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल जो होता है उसका वैल्यू चेंज होते रहता है। और वेरिएबल्स को हम लोग इंग्लिश के जो स्मॉल अल्फाबेट लेटर्स होते हैं जैसे कि XYZ ABCD इस तरह के सिंबल से दर्शाते हैं। तो आप समझते हैं कि इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। इससे इसका क्या अर्थ है तो ध्यान से देखिए। जैसे हम लोग लेते हैं सबसे पहले x-6 और इसको बराबर में 0 रख देते हैं। तो ध्यान से देखिए ये -6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +6। तो यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग x-7 ले ले तब बराबर में अगर 0 रखेंगे तब ये -7 उधर जाके क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा। उसी तरह से फिर अगर एक और ले ले 2x-4 तब यहाँ पे सबसे पहले ये -4 जो है वो उधर जाएगा तो +4 होगा। और फिर उसके बाद ये जो 2 है ये गुना में है तो नीचे जाएगा तो भागा में हो जाएगा। और इस तरह से आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए कि सबसे पहले वाले इक्वेशन में x का मान क्या आ गया 6 आ गया, और दूसरे वाले में 7 आया, और तीसरे वाले में 2 आया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि x का मान जो है वो लगातार बदलते ही जा रहा है। यानी कि x जो है वो क्या है एक चर है यानी कि एक वेरिएबल है जिसका मान जो है वो हर जगह बदल रहा है। तो चलिए अब अगले टॉपिक को देखते हैं। तो अगला टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको कि हिंदी में बीजीय व्यंजक बोलते हैं, व्यंजक। तो व्यंजक जो होता है उसका अर्थ क्या है वो देखते हैं। तो व्यंजक का अर्थ होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स यूजिंग प्लस माइनस। यानी कि टर्म्स यानी जो पद होते हैं उनके समूह को बोलते हैं। जैसे कि 2x जो है वो एक टर्म है, एक पद है। 3y भी एक टर्म है, और 4 जो है वो भी एक टर्म है यानी पद है। अब इन तीनों को हम लोगों ने जो है प्लस और माइनस की सहायता से जो लिख दिया तो इसी को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं यानी कि बीजीय व्यंजक। उसी तरह से ये एक टर्म, ये एक टर्म और ये एक टर्म, और इन सब को मैंने प्लस के रूप में लिख दिया है तो ये क्या हो गया एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया है। और ये जो टर्म होता है वो कुछ नहीं होता है बल्कि एक वेरिएबल हो सकता है, या फिर एक कांस्टेंट हो सकता है, या फिर वेरिएबल इंटू कांस्टेंट हो सकता है, या फिर वेरिएबल इंटू वेरिएबल हो सकता है। जैसे ये जो है ये क्या है 2 जो है वो क्या है एक अचर है यानी कि कांस्टेंट है, और x जो है वो क्या है एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल इंटू कांस्टेंट ये क्या हो गया वेरिएबल इंटू कांस्टेंट यानी कि ये एक टर्म हो गया। उसी तरह से ये जो है ये सिर्फ एक कांस्टेंट है। तो इन सब को टर्म्स बोला जाता है, और टर्म्स को प्लस माइनस की सहायता से लिख देने पर उसे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। अब देखते हैं कि इस चैप्टर का जो नाम ही है यानी कि पोलिनोमियल उसका क्या अर्थ होता है। तो पोलिनोमियल जो है वो कुछ नहीं बल्कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, बस उसी का एक स्पेशल फॉर्म है यानी कि स्पेशल फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल हैज होल नंबर एज इट्स पावर। यानी कि वेरिएबल जो है जैसे कि XYZ ABCD इस तरह का जो वेरिएबल है उसका जो पावर है अगर वो होल नंबर रहा तब वो पोलिनोमियल कहलाएगा। चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है 40 + 3y + 7z + 1.4। तो अब ध्यान से देखिए कि इसमें t का पावर, t क्या है एक वेरिएबल तो इसका पावर क्या है 1 है। उसी तरह से यहाँ y है तो इसका भी पावर 1 है, z है उसका भी पावर 1 है, और 1 क्या है होल नंबर। तो यानी कि इन सभी में पावर जो है वो क्या है एक होल नंबर है। तो इस तरह से ये क्या है पोलिनोमियल है।
फिर है x का पावर 2 है माइनस y का पावर 3 है प्लस 2 है। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ भी एक होल नंबर है पावर में और होल नंबर ही है पावर में, तो ये भी एक पोलिनोमियल हुआ। अब ध्यान से देखिए कि रूट एक्स प्लस 4y है, तो रूट एक्स को हम आप लोगों को पता हो कि जब भी रूट जो है वो पावर में जाता है तो 1/2 हो जाता है। तो 1/2 क्या एक होल नंबर है? नहीं है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये जो पूरा हो जाएगा ये पोलिनोमियल नहीं हो जाएगा। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका पावर क्या है, एक होल नंबर नहीं है। फिर उसी तरह से ये है, तो इसमें भी पावर क्या है, 1/2 है, 3/2 है, ये सब है। तो इस तरह से ये भी होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये भी पोलिनोमियल नहीं हुआ। जीरो जो है, अब ध्यान से बताइए कि इसमें तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर रहता है तभी पोलिनोमियल होता है, लेकिन ये फिर भी पोलिनोमियल है। ऐसा क्यों? तो ध्यान से देखिए कि जीरो है, तो इसको हम लोग जो है एक्स का पावर जीरो से गुना करके लिख देंगे, तब भी तो ये सेम ही चीज रहेगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, तो इसमें भी ध्यान से देखिए जीरो क्या एक होल नंबर, तो पावर में जीरो है, तो इसलिए ये भी एक पोलिनोमियल है। जैसे उसी तरह से अगर कोई बोल दे कि 24 क्या एक पोलिनोमियल है, तो इसमें आप देखेंगे कि वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर है या नहीं। तो इसमें तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो खुद से एक वेरिएबल जोड़ देना है एक्स का पावर जीरो। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पे एक्स का पावर क्या हो गया, अब जीरो, क्योंकि एक्स किसी भी नंबर का पावर जीरो करने पे होता तो वो वन ही है, तो यानी कि 24 गुने वन हो जाएगा, और वन से गुना करने पर ये वापस सेम ही रह जाएगा। मतलब हम लोगों ने नंबर को नहीं बदला है, बस उसके साथ एक ऐसा नंबर लिख दिया जिससे उसका मान नहीं बदल रहा है। तो इस तरह से 24 भी क्या हो जाएगा, एक पोलिनोमियल, क्योंकि इसका वेरिएबल में पावर क्या है, जीरो। अब देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल का जो है कुछ मानक रूप भी होता है, तो उसे समझते हैं। तो जैसे कि कोई एक पोलिनोमियल एक्स है, तो इस तरह से हम लोग इसे लिखते हैं कि सबसे पहले पी लिखते हैं। पी जरूरी नहीं है लिखना, जैसे हम लोग क्यू एक्स भी लिख सकते हैं। तो यानी कि बस हम लोग पोलिनोमियल का नाम दे रहे हैं। तो यहाँ पे पोलिनोमियल का नाम पी है और उसमें कौन सा वेरिएबल है, एक्स है। तो उसका जो जनरल फॉर्म होता है वो इस तरह से लिखाता है, ए एक्स प्लस बी, यानी कि एक्स के साथ कुछ पहले गुना में होगा और प्लस कोई नंबर होगा। जैसे कि हम लोग जैसे लिखते हैं 2x प्लस 4, तो यहाँ पे x के साथ एक नंबर गुना में है और फिर उसके बाद ये 4 है। इसे और अच्छे से समझने के लिए ये देखिए, जैसे कि एक पोलिनोमियल x है और इसमें ध्यान से देखिए जनरल फॉर्म में क्या होता है कि पावर जो है वो घटते क्रम में लग जाता है। यानी कि सबसे पहले x का पावर 3 आएगा, फिर x का पावर 2 आएगा, फिर x का पावर 1 आएगा और लास्ट में x का पावर 0 आ जाएगा। तो इस तरह से घटते क्रम में ही लिखने को जनरल फॉर्म बोला जाता है। ध्यान से देखिए कि इसमें कुछ सवाल आता है, जैसे कि इस दिस ए पोलिनोमियल, क्या यह जो है एक पोलिनोमियल है? तो ध्यान से देखिए कि पावर क्या है 3, पावर क्या है 2, पावर क्या है 1। तो इस तरह से इन सब में पावर क्या है, एक होल नंबर है, तो इसलिए ये पोलिनोमियल है, यस। फिर है नंबर ऑफ टर्म्स। अब इसमें कितने टर्म है, तो ध्यान से देखिए कि प्लस माइनस के से हम लोग टर्म को अलग अलग कर देते हैं। तो यानी कि ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया। तो यानी कि यहाँ कुल कितने टर्म है, 4 टर्म है, तो ये 4 हो गया। फिर एक कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, इसको हिंदी में गुणांक बोलते हैं। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि उस चीज के साथ क्या गुना में है। यानी कि जैसे अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब पूछ लिया, तो देखेंगे कि एक्स क्यूब के साथ गुना में क्या है, तो -4 है। तो -4 जो है ये इसका एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हो गया, यानी गुणांक हो गया। फिर उसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स कहाँ है, यहाँ है। अब एक्स के साथ गुना में क्या है, कुछ नहीं है, तो यानी कि 1 होगा, तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 आ गया। फिर पूछ रहा है कि कांस्टेंट टर्म इसमें कौन सा है। कांस्टेंट टर्म अभी मैंने बताया था अचर, यानी कि जिसका जो मान है वो बदलता नहीं है। तो इसमें ध्यान से देखिए कि इसमें एक वेरिएबल है, इसमें भी एक वेरिएबल है, इसमें भी है, पर इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, यानी कि ये अचर टर्म है, यानी -2 जो है वो कांस्टेंट टर्म हो गया। अब देखते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो डिग्री क्या होता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, यानी कि इसमें बहुत सारे वेरिएबल है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। इसमें से हाईएस्ट पावर किसके पास है, वही इसका डिग्री होगा। तो जैसे यहाँ पे x का पावर 3 है, फिर x का पावर 2 है, फिर x का पावर 1 है, तो इसमें हाईएस्ट पावर कौन सा है, 3 है। तो यानी कि 3 इसका डिग्री हो गया। इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो गया, इस पूरे पोलिनोमियल का डिग्री क्या हो गया, 3 हो गया। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए कि बताना है कि क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 6 रूट एक्स है, तो इसका पावर 1/2 हो जाएगा और यहाँ भी 3/2 है। तो आप लोग कहेंगे कि यहाँ तो पहले ही दिख रहा है कि यहाँ पे वेरिएबल का पावर में होल नंबर नहीं है, तो इसलिए पोलिनोमियल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, पहले इसको सॉल्व करना होता है और उसके बाद बताना होता है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले एक्स का पावर 1/2 होगा और एक्स का पावर 3/2 है और नीचे भी एक्स का पावर 1/2 हो जाएगा।
अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को अपना अपना नीचे का जो x का पावर 1/2 है वो दे देंगे। तो इस तरह से इसको लिखेंगे कि 6x का पावर 1/2 है और बटा में इसको भी मिल जाएगा x का पावर 1/2 और इसको अलग से भी मिल जाएगा। अब ध्यान से देखिए x का पावर 1/2 से x का पावर 1/2 कट जाएगा तो इधर आ जाएगा 6 प्लस यहाँ पे देखिए x का पावर 3/2 है और x का पावर 1/2 है। तो बेस सेम और पावर अलग अलग और भागा में हो तब क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए कि 3/2 माइनस 1/2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/2 जो कि कट के क्या आ जाएगा 1, यानी कि यहाँ पे सिर्फ x आ जाएगा, x का पावर 1 क्योंकि x ही हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर क्या आ गया 6 + x। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे ये रहा वेरिएबल, इसका पावर क्या है 1 है यानी कि होल नंबर। तो इस तरह से ये पोलिनोमियल है और अगर इसका डिग्री पूछ ले तो डिग्री क्या है 1 है क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है। तो इस तरह से ये पोलिनोमियल है। शुरुआत में ही देख के नहीं करना है बल्कि उसको सॉल्व करना है, तब बताना है कि वो पोलिनोमियल है या नहीं। फिर उसी तरह से इसका भी डिग्री पूछा है। तो ध्यान से देखिए 1 माइनस रूट 5x है। तो ध्यान से देखिए रूट जो है वो इसमें सिर्फ लगा हुआ है 5 में, x में नहीं है। तो इसलिए ये पोलिनोमियल है क्योंकि x का पावर यहाँ पे क्या है 1 है। तो इसका हाईएस्ट पावर भी इसमें सिर्फ 1 ही है, इसलिए डिग्री भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, यानी पोलिनोमियल्स के प्रकार देखते हैं। बहुपद के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उन्हें देखते हैं। बहुपद को जो है दो आधार पर बांटा जाता है, एक नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से और एक होता है डिग्री के हिसाब से। तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर अगर देखें तो इसमें 3 को बांटा जाता है, यानी कि अगर नंबर ऑफ टर्म जो है वो 1 हो तब उसे मोनोमियल कहते हैं, जैसे कि 6x है, x है, 3z² है। तो ये सब बस एक ही टर्म है तो इसे मोनोमियल कहा जाता है, यानी एक पद कहा जाता है। फिर अगर दो गो टर्म है यानी दो पद है, जैसे 6x + 2 zy + t² 5z - 6, तो इसमें क्या है दो दो पद है। तो दो पद होने के कारण इसे द्विपद कहा जाता है और इंग्लिश में बायनोमियल कहा जाता है। और उसी तरह से अगर 3 टर्म हो तो उसे ट्राइनोमियल कहेंगे यानी त्रिपद कहेंगे। तो इसका उदाहरण है 3x + 2x - 6, तो इसमें 3 टर्म है, इन सभी में भी 3 टर्म है, तो इसलिए ये सब क्या हो गया ट्राइनोमियल हो गया। अब डिग्री के आधार पर देखते हैं बहुपद के प्रकार। तो डिग्री के आधार पर ध्यान से देखिए कि 3 गो होता है और इसके आगे भी होता है, लेकिन इस क्लास में हम लोगों को 3 ही का पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर डिग्री जो है वो 1 हो तो उसे लीनियर कहा जाता है, यानी कि रैखिक बहुपद कहा जाता है। अगर डिग्री जो है वो 2 हो तब उसे क्वाड्रेटिक कहा जाता है और डिग्री 3 हो तब क्यूबिक कहा जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए x + 2 है तो x का पावर क्या है 1 है, तो यानी कि यहाँ पे डिग्री क्या हो गया 1 हो गया इसका। तो 1 डिग्री होने के कारण ये क्या हो जाएगा लीनियर यानी कि रैखिक हो जाएगा। फिर उसी तरह से यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या है 2 है, तो 2 होने के कारण यहाँ डिग्री क्या हो गया यानी हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ 2 है। तो 2 के कारण ये इसे क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात बहुपद इसे कहेंगे। फिर अगर डिग्री जो है वो 3 रहे तब हम लोग उसे क्यूबिक कहेंगे यानी कि त्रिघात कहेंगे। और इन सभी का जनरल फॉर्म भी होता है, जैसे कि लीनियर का जो जनरल फॉर्म होता है वो ax + b होता है, यानी कि यहाँ पे कोई एगो x होगा और उसमें जो है कुछ गुना में होगा और प्लस b होगा। फिर अगर क्वाड्रेटिक वाला में देखा जाए तो इसमें क्या होगा कि a होगा फिर x² होगा पहले, फिर b होगा फिर x होगा और प्लस c होगा, यानी कि घटते क्रम में बस x का पावर लिखना है और उसके साथ a + b + c इस तरह से आते जाएगा। तो उसी तरीका से क्यूबिक वाला में क्या हो जाएगा सबसे पहले a होगा फिर x का पावर 3 होगा प्लस b होगा फिर x का पावर 2 होगा प्लस c होगा x होगा प्लस d हो जाएगा। तो इस तरह से हमने टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स देखा कि दो प्रकार से होता है, यानी कि एक नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर होता है और एक डिग्री के आधार पर। नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर 3 गो होता है, 1, 2 और 3 पद वाला, यानी कि एक पद रहे तो उसे एक पदी कहेंगे, 2 पद रहेगा तो द्विपदी कहेंगे और 3 पद रहेगा तो त्रिपद कहेंगे। और डिग्री के आधार पर अगर डिग्री 1 है यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 1 है तब उसे लीनियर यानी रैखिक कहेंगे। अगर डिग्री 2 है यानी हाईएस्ट पावर 2 है तो अब हम लोग उसे क्वाड्रेटिक कहेंगे यानी द्विघात कहेंगे। और अगर डिग्री 3 है तब हम लोग उसे त्रिघात यानी कि क्यूबिक कहेंगे। तो चलिए अब पोलिनोमियल के दो और प्रकार है उसे भी समझते हैं। तो दो और प्रकार इस तरह से है कि एक होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल को नॉन जीरो पोलिनोमियल भी कहा जाता है, यानी कि जीरो छोड़कर जितना भी कांस्टेंट है यानी कि अचर है, जैसे कि 1 हो गया 2 हो गया 1/2 हो गया 5/3 हो गया, इन सभी जितना भी कांस्टेंट होता है उन सभी को ही कांस्टेंट पोलिनोमियल कहा जाता है। और कांस्टेंट पोलिनोमियल का जो डिग्री होता है यानी कि जो घात होता है वो क्या होता है जीरो होता है। कैसे, जैसे कि अगर हम एक कांस्टेंट पोलिनोमियल ले ले, जैसे 1 एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है तो ध्यान से देखिए कि इसके साथ अगर हम लोग x का पावर 0 गुना कर दे तब भी ये 1 ही रहेगा, क्योंकि x का पावर 0 भी 1 ही रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या आ गया 0 आ गया। अब उसी तरह से एक और पोलिनोमियल ले ले, जैसे 5 ले ले, तो 5 भी है क्या है एक कांस्टेंट
पोलिनोमियल है। अब अगर इसमें भी x का पावर 0 से गुना कर दे तब भी ये 5 ही रहेगा, मतलब इसका मान नहीं बदलेगा। और इस तरह से इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 0। तो इसलिए कांस्टेंट पोलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो हमेशा ही 0 होता है। अब ध्यान से देखिए 0 है, तो अगर मैं बोलूं कि 0 एक पोलिनोमियल है तो क्यों है, क्योंकि इसमें भी हम लोग x का पावर 0 कर सकते हैं। तो आप लोग कहेंगे कि इसमें भी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो इसलिए 0 का भी हमेशा डिग्री क्या होगा, 0 होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 0 पोलिनोमियल का जो डिग्री होता है वह नॉट डिफाइंड होता है। ऐसा क्यों, वो देखिए। 0 पोलिनोमियल में सबसे पहले बात तो ये है कि हमेशा सिर्फ 0 को ही 0 पोलिनोमियल कहा जाता है, यानी कि 0 को ही सिर्फ 0 पोलिनोमियल कहेंगे। और ध्यान से देखिए कि 0 को अगर हम लोग x का पावर 3 से भी गुना कर दे तब भी x का पावर 3 जो है कुछ भी रहे, उसको अगर 0 से गुना करेंगे तो वापस तो 0 ही आ जाएगा। मतलब क्या, हम लोग किसी से भी गुना कर दे तब भी वो 0 ही रह जाएगा। तो इसलिए इस तरह से इसका जो पावर है, हाईएस्ट पावर, वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए नॉट डिफाइंड है। क्योंकि ये 0 गुने x का पावर बाय 2 भी लिख देंगे तब भी ये यही चीज रह जाएगा, 0 ही। तो इस तरह से इसलिए नॉट डिफाइंड होता है डिग्री ऑफ 0 पोलिनोमियल। अब देखते हैं वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, यानी कि पोलिनोमियल यानी बहुपद का मान क्या होता है उसे समझते हैं। द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल px at x बराबर a is obtained by putting x बराबर a in px and is denoted by pa। तो ध्यान से देखिए, इसे ऐसे समझते हैं कि जैसे एक पोलिनोमियल x दिया हुआ है, 5x² माइनस 3x प्लस 7, और बोला है कि x बराबर 2 के हिसाब से इसका मान निकालना है। तो यानी कि हम लोगों को बस x के जगह क्या करना है, 2 रख देना है। यानी कि जैसे अब p x था तो x के जगह हम लोग क्या कर दिए, 2 रख दिए, और फिर जहां जहां x रहेगा उसके जगह 2 2 लिखते जाएंगे और इस तरह से इसका मान निकाल लेंगे। तो जैसे 2 था तो यहाँ भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ x था तो गुने 2 हो जाएगा। तो इस तरह से 2 2 जा 4 5 जा 20 हो जाएगा, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, और प्लस 7 हो जाएगा। अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो इसी को वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल कहा जाता है। तो चलिए अब देखते हैं अगले टॉपिक को, जो कि है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो ये जीरो जो है वो जीरो वाला, ये वाला जीरो नहीं है, बल्कि इस जीरो का मतलब रूट या फिर सोल्यूशन होता है। यानी कि अगर कोई एक बहुपद जैसे दिया हुआ है 3x माइनस 3, तो यहाँ पे x का वह मान बताना है जिससे ये जो है ये पूरा जीरो बन जाए। यानी कि जैसे अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो यहाँ पे अगर x का मान ले 1 लेते हैं, तो 1 लेने पर ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0। तो 0 आ गया। तो इसी 0 लाने के लिए हम लोग x में जो भी मान डालते हैं उसी को जीरो ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं, यानी कि बहुपद का शून्य कहते हैं। और जीरो को हम लोग जो है रूट या फिर सोल्यूशन भी बोलते हैं, यानी कि उस बहुपद का सोल्यूशन, यानी कि मान ऐसा क्या डाले जिससे कि वो जीरो बन जाए। यानी कि अगर इसका डेफिनेशन देखें तो पोलिनोमियल ऑफ x में x की जगह क्या डाले कि पोलिनोमियल x जो है वो 0 के बराबर हो जाए, और इस तरह से x का जो मान आएगा उसी x को रूट, सोल्यूशन या फिर जीरो, आप जो चाहे कह सकते हैं। तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल निकालने के लिए जैसे अगर दिया हुआ है कि x² माइनस 1 है और बोल दे कि इसका जीरो निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि बस इसमें बराबर में जीरो ले लेते हैं। तो बराबर में जीरो लेने से अब ध्यान से देखिए, इधर -1 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और फिर ये यहाँ स्क्वायर है तो उधर साइड जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो यानी कि रूट स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा, जो कि 1 ही हो जाएगा। यानी यहाँ x का मान क्या आ गया, 1 आ गया। यानी कि अगर x के जगह हम लोग 1 डाल दें तब ये जो पूरा है ये जीरो के बराबर हो जाएगा। चाहे तो आप इसे देख भी सकते हैं कि अगर 1 का स्क्वायर करेंगे और -1 है तो वो कर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और -1 0 हो जाएगा। तो जैसे दे दे 2x माइनस 5 का जीरो निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि बस बराबर में जीरो रख देंगे और इसका x का मान निकाल लेंगे। तो बराबर में जीरो रखने के बाद इसका मान निकालेंगे तो ये -5 तो उधर जाके +5 हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर 5 हो गया, और 2 यहाँ गुना में है तो उधर जाके भागा में हो जाएगा। तो यानी कि x का मान क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जीरो निकालते हैं। तो ये जो 5/2 है वो इस बहुपद का क्या हो गया, जीरो हो गया, यानी शून्यक हो गया। अब देखते हैं इस चैप्टर के एक मेन टॉपिक पर, जो कि है रिमाइंडर थ्योरम। और ये जो टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, ये आगे की क्लासों में भी आपको बहुत काम आएगा, तो इसलिए इसे जो है आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि लेट px बी एनी पोलिनोमियल डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड a बी एनी रियल नंबर इफ px डिवाइडेड बाय x माइनस a देन रिमाइंडर इज इक्वल टू pa। यानी कि अगर इसे नहीं समझ में आया तो मैं समझाता हूँ। तो जैसे कि हम लोग जो है सबसे पहले क्या एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 39 को 4 से डिवाइड करना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको 9 बार में लगा देंगे, 4 9 जा 36, और यहाँ पे 3 जो है वो रिमाइंडर बच गया। तो ध्यान से देखिए कि इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्वोशंट, यानी कि जो आंसर आता है यानी भागफल।
और इसे क्या बोलते हैं, डिवीजर, यानी कि जिससे हम लोग जो है भाग दे रहे हैं यानी भाजक। और इसे क्या बोलते हैं, डिविडेंड, यानी कि भाज्य बोलते हैं। और ये जो बच जाता है इसको बोलते हैं रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। तो ये जो रिमाइंडर है ना, ये हम लोगों को भाग देने के बाद ही मिलता है। लेकिन क्या हो अगर हम लोग जो है शेषफल जो है पहले ही पता कर ले बिना भाग दिए। जैसे अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि x-1 से भागा देना है एक्स स्क्वायर प्लस x-2 को, तो आप लोगों को ये डिवाइड तो करने आता ही होगा। तो जैसे अगर बोल दे कि इसका रिमाइंडर बताने के लिए, तो हम लोगों को इसका रिमाइंडर खोजना है, तो हम लोग सबसे पहले इसको भाग देते हैं। तो सबसे पहले x से गुना होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा। उसके बाद फिर ये प्लस हो जाएगा तो फिर ये 2x हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर +2 से गुना कर देंगे तो 2x -2 हो जाएगा। तो इस तरह से रिमाइंडर क्या आया, 0। लेकिन अगर एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दे और सिर्फ रिमाइंडर पूछे, तब हम लोग जो है इतना भाग नहीं देकर बस एक काम कर सकते हैं कि जैसे यहाँ x-1 से हम लोगों को करना है ना इसको भाग, तो x-1 बराबर 0 ले लेना है। और फिर क्या करना है कि इस x का बस मान निकाल लेना है। तो इस x का मान क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, यानी x का मान 1 हो गया। अब हम लोगों को बस इस जो पोलिनोमियल है, यानी कि हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल x है और वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस x-2। तो हम लोगों को क्या करना है कि बस x का मान जो है वो क्या कर देना है, 1 कर देना है। तो यहाँ पे भी x है तो 1 हो जाएगा, जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ 1 कर देना है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 -2 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 1 -2, तो 1 1 2 हो गया, -2 क्या हो गया, 0 आ गया। तो ये जो 0 निकला यही क्या हो गया, हम लोगों का रिमाइंडर। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पे इतना करने के बाद रिमाइंडर आया था और यहाँ पे बहुत आसानी से रिमाइंडर आ गया। तो यही है रिमाइंडर थ्योरम। यानी कि अगर हम लोगों को x-a जो है कोई भी नंबर हो सकता है, ऐसा कुछ भी दिया हुआ है और बोले कि हम लोगों को इस पूरे को उससे डिवाइड करना है और उसका रिमाइंडर बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि x का मान पहले निकाल लेंगे बराबर में 0 डाल के, और फिर उसको जो है जो भी मान आएगा तो उसी को इस पूरे पोलिनोमियल में डाल देंगे और फिर जो भी आंसर आएगा वही रिमाइंडर होगा। तो जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है कि जब ये जो पोलिनोमियल है इसको अगर हम लोग t-1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा वो बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ये एक पोलिनोमियल है और इससे डिवाइड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो है सबसे पहले बराबर में 0 रख के मान निकाल लेंगे। तो t का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे पोलिनोमियल है t है और ये पूरा पोलिनोमियल है, तो बस इसमें क्या करेंगे, हम लोग उस मान को रख देंगे यानी 1 को रख देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 -4। तो 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा और -4। तो इस तरह से 1 -1 तो खत्म ही हो गया और +2 -4 क्या हो गया, -2। तो यही जो है ये आया, ये हम लोगों का रिमाइंडर हो गया। अगर हम लोग इसको पूरा डिवाइड करने बैठते तो बहुत ज़्यादा समय लगता कि t-1 ऐसे लिखते और उसके बाद फिर इससे डिवाइड करते t³ माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t-4 को, तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो इस तरह से इसलिए रिमाइंडर थ्योरम जो है वो आसानी से हम लोगों को रिमाइंडर खोजने के लिए काम आता है। अब देखते हैं फैक्टर थ्योरम क्या है। तो फैक्टर थ्योरम जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो एक तो रिमाइंडर थ्योरम और एक फैक्टर थ्योरम, इस चैप्टर का दो जो है मेन टॉपिक है, तो इसे आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई एक पोलिनोमियल x है और एक पोलिनोमियल a है और इन दोनों को डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो x माइनस a होगा वो इसका एक फैक्टर होगा। अगर इसे नहीं समझ में आया तो मैं समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ बोल रहा है कि एग्जामिन वेदर x+2 इज ए फैक्टर ऑफ ये, यानी कि हम लोगों को चेक करना है कि ये इस पूरे का क्या ये जो है एक फैक्टर है। तो फैक्टर होता क्या है, जैसे कि अगर हम जो है बोल दे कि 39 जो है वो क्या एक 4 का फैक्टर है, तो आप लोग कहेंगे नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग इसे डिवाइड करें तो 4 9 जा 36 लगाने पर 3 रिमाइंडर बच जाता है। यानी कि अगर रिमाइंडर बच जाए तो हम लोग कहते हैं कि ये जो है इसका फैक्टर नहीं है, यानी 39 जो है वो 4 का फैक्टर नहीं है। अगर उसी तरह से हम बोल दे कि 52 क्या 4 का एक फैक्टर है, तो हम लोग जो है डिवाइड करके चेक करेंगे तो 4 1 जा 4 करेंगे, ये हो जाएगा 12 और उसके बाद 3 बार में लगा देंगे 12। तो इस तरह से कट गया। तो इसमें आप देखिए रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि 4 जो है वो 52 का एक फैक्टर है। लेकिन क्या 52 का और भी कोई फैक्टर है, यानी कि 52 का जो फैक्टर है क्या और किसी टेबल से ये पूरा पूरा कट जाता है, तो 2 से भी ये पूरा कट जाएगा।
फिर ये 13 से भी पूरा कट जाएगा। तो ये सब क्या होता है, ये सब इसका फैक्टर है। तो उसी तरह से हम लोगों को ये चेक करना है कि क्या इसके टेबल में ये पूरा आता है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि इस पूरे को इससे भाग देकर देखेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तब हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो है इसका फैक्टर है। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो यानी कि ये x+2 जो है वो इसका फैक्टर नहीं है। हम लोगों को इसमें करना क्या है, यानी कि रिमाइंडर निकालना है। तो इसीलिए हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था, क्योंकि अगर हम लोगों को पूरा रिमाइंडर अगर चेक करना है तो हम लोग बार बार थोड़ी इसको डिवाइड करके देखेंगे कि ये पूरा कट रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से निकालेंगे। तो जैसे x+2 बराबर 0 ले लेंगे तो इस तरह से x का मान क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो -2 करने पर सब का मान -2 रख देंगे। तो -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। तो -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, -8 और 3 और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यानी 12 हो गया। प्लस 5 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा और प्लस 6 है। तो अगर हम लोग इसे चेक करें तो -8 और -10 हो जाएगा -18 और 12 और 6 हो जाएगा 18। तो माइनस और प्लस कट गया तो ये आ गया 0। तो यानी कि रिमाइंडर अगर 0 है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो है x+2 ये इसका एक फैक्टर है। ठीक इसी का उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर हम लोगों को दिया हुआ रहे कि ये जो है इस पूरे का एक फैक्टर है तो रिमाइंडर बताना है क्या है, तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 ही होगा। जैसे अगर हम लोगों को दिया हुआ रहे कि 3 जो है ना वो 39 का एक फैक्टर है, तो हम लोगों को रिमाइंडर बताना है। तो अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका सीधा अर्थ यही तो है कि इसमें रिमाइंडर 0 होगा, तभी तो ये एक फैक्टर है 3 इसका। तो मुझे उम्मीद है कि आप फैक्टर थ्योरम भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन जो है आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा। तो पिछले क्लास में आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, यानी कि हम लोग इसमें क्या करते हैं कि बीच का जो टर्म होता है उसे दो हिस्सों में बांट देते हैं। यानी कि जैसे अगर दिया हुआ है कि x² प्लस 3x प्लस 2, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग जो है इस बीच वाले को दो हिस्सों में तोड़ना रहता है, इसमें कि वो दोनों नंबर को गुना करने पर ये आ जाए और जोड़ने पर ये आ जाए। तो यानी कि ऐसा दो नंबर कौन सा हो सकता है, तो जैसे कि 2 और 1 लेते हैं। तो ध्यान से देखिए कि 2 1 जा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी गुना करने पर ये आ रहा है और जोड़ने पर 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 आ रहा है, ये आ रहा है। तो हम लोगों को मतलब कि इसको जो है इस तरह से तोड़ लेना है। तो यानी x² को छोड़ देना है उसे ही, और 3x को हम लोग कैसे तोड़ लेंगे, 2x प्लस 1x से, यानी कि x से और प्लस 2। तो इससे होता क्या है कि हम लोग जो है अब इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं और इन दोनों में। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x कॉमन हो गया और फिर इधर बच गया क्या, x+2, और उधर भी क्या बचा हुआ है, x+2 बचा हुआ है। तो इस तरह से अब दोनों में x+2 कॉमन हो गया। तो x+2 कॉमन लेने पर इधर क्या बच जाएगा, x बच जाएगा और उधर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यानी कि इस तरह से हम लोगों ने जो है इसका फैक्टराइजेशन कर दिया इस पूरे का। तो इसी को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड बोलते हैं, यानी कि बीच का जो पद होता है उसे दो हिस्सों में इस तरह से तोड़ना होता है कि उन दोनों को गुना करने पर ये आ जाए और जोड़ने पर ये आ जाए, और फिर उन दोनों को तोड़कर फिर इस तरह कॉमन लेके और फैक्टराइजेशन करना होता है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोगों को जो फैक्टराइजेशन पढ़ना है वो पढ़ना है फैक्टर थ्योरम की सहायता से। फैक्टर थ्योरम जो अभी मैंने पढ़ाया था उसके सहायता से हम लोग कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे वो देखते हैं। जैसे एक पोलिनोमियल दिया हुआ है x² - 5x + 6 और इसको फैक्टराइजेशन करना है, यानी कि हम लोगों को इस रूप में लिखना है इसको। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो लास्ट वाला है इसका जितना भी फैक्टर हो सकता है उसे निकालेंगे। जैसे 6 है तो उसका क्या क्या फैक्टर हो सकता है, यानी 1 का टेबल में भी 6 आएगा, -1 का टेबल में भी 6 आएगा, 2 का टेबल में -2, 3 -3, 6 और -6, ये सब इसका फैक्टर हो गया, क्योंकि इन सब से ये जो है पूरी तरह से कट सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक एक करके इस बहुपद में रखेंगे और देखेंगे कि किसमें मान जो है वो 0 आ रहा है। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इस पूरे पोलिनोमियल का जो है मान 1 रख के देखेंगे। तो यानी कि 1² - 5 × 1 + 6 हो जाएगा। फिर देखेंगे कि आंसर क्या है, 2, तो यानी कि ये जो है इसका एक फैक्टर नहीं है। फिर -1 रख के देखेंगे, फिर 2 रख के देखेंगे, तो 2 रखने पर देखिए 0 आ गया। तो 0 आ गया तो यानी कि ये जो है एक फैक्टर है। तो जैसे 2 आया ना तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको कि x-2, यानी कि जो चिन्ह है वो बस बदल देना है। तो यानी x-2 क्या है, एक फैक्टर है इसका। फिर उसी तरह से -2 रखेंगे तब भी आंसर 0 नहीं आया। 3 रखने पर भी क्या आ गया, 0 आ गया। इस तरह से ये भी एक फैक्टर हुआ, यानी कि x-3 भी एक फैक्टर हुआ। तो बस यही एक फैक्टराइजेशन हो गया, यानी कि ये जो पूरा बहुपद था इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, x-2 और इंटू x-3 के रूप में लिख सकते हैं।
तो इसी तरह से फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करके हम लोग जो है फैक्टराइजेशन करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को, जो कि इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। तो इसमें आप लोगों ने ये शुरू के चार्ट जो है वो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, जैसे कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता है। उसी तरह आपने ये भी पढ़ा होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि आप लोगों ने शायद इसे ए और बी के रूप में पढ़ा होगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। फिर उसी तरह से एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, ये जो है आपने पिछले क्लास में भी इसे भी पढ़ा होगा कि एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी रहता है, तो वो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी होता है। तो ये जो चार्ट है ये आपने पहले भी पढ़ चुका है, लेकिन इसके बाद का जो है ये इस क्लास में नया है, तो चलिए इसे देखते हैं। तो जैसे कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिया, यानी कि यहाँ 3 पद है और उस तीनों का स्क्वायर किया हुआ है, तब हम लोग इसका फॉर्मूला क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी कि पहले ab लेना है, फिर bc लेना है, फिर ac लेना है। तो इस तरह से और 2 से इसको गुना कर देना है, इस तरह का ये फॉर्मूला है। फिर उसी तरह से है a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी का होल क्यूब को हम लोग एक और तरह से भी लिख सकते हैं, जो कि है ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये जो है ये कुछ नहीं बल्कि इसको जो है इससे गुना कर दिया है, यानी कि 3ab को जब a से गुना करेंगे तो 3a स्क्वायर b आ जाएगा, और फिर 3ab को जब b से गुना करेंगे तो 3ab स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी कि ये जो दोनों फॉर्मूला है वो क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब ही है। फिर अगला है a माइनस बी का होल क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, यानी कि इसमें हम लोगों को बस सारा चीज जो है वो माइनस का कर देना है। ऊपर वाले में a प्लस बी का होल क्यूब में क्या था, सारा पॉजिटिव था, और इसमें सारा निगेटिव साइन दे देना है, और इसी को हम लोग वापस से अगर इन दोनों को गुना कर दे तब एक और इसी से फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3ab जब a से गुना होगा तो माइनस 3a स्क्वायर b हो जाएगा, और फिर जब माइनस 3ab माइनस b गुना होगा तब प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा। फिर आखिरी जो फॉर्मूला है आइडेंटिटी है वो क्या है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो तब हम लोग अगर उसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम लोग उसे इस तरह से लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और इसी में एक और चीज होता है कि अगर ऐसा पता चल जाए हम लोगों की a प्लस बी प्लस सी जो है वो जीरो के बराबर है, तब आपको पता हो कि जीरो से किसी भी चीज को गुना करने पर जीरो ही आ जाता है, तो यानी कि इस पूरे का कुछ भी मान हो वो जीरो से गुना होने पर तो जीरो ही हो जाएगा। तो इसे जो है कंडीशनल आइडेंटिटी बोलते हैं, यानी कि इसमें क्या होगा कि अगर ऐसा भी दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए, तब हम लोग कह सकते हैं कि उस पूरे का मान भी जीरो होगा। तो इसे जो है हम लोग आगे के एक्सरसाइज जब करेंगे तो उसमें और अच्छे से समझेंगे। अभी बस आप इसे कॉपी पर अच्छे से नोट कर लीजिएगा इन सभी आठों को, और अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं दूसरे किसी मजेदार वीडियो में। जय हिंद।